लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, आते रहेंगे, हम लोग को लेट नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गिव द आंसर। गुड आफ्टरनून प्रदीप्ता। बताओ व्हाट इज द आंसर। परमिसिव स्टाइल, मोस्ट डिजायरेबल लीडरशिप बिहेवियर, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल्स टू थंब मेथड। ध्यान से करो। और प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में भी देखें। ये सी आंसर क्यों कर रहे हो तुम लोग? परमिसिव स्टाइल तो आयन हैमिल्टन ने नहीं दिया था। ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का है ना, कि 4 से 5 जो है मैनेजर 4 से 5 सबऑर्डिनेट्स को संभाल सकता है, ये आयन हैमिल्टन ने दिया था। इसको याद करना, वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। ओके, परमिसिव स्टाइल तो लेसिस फेयर होता है ना, मस्त एकदम परमिशन दे देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो फैसला लेना है भाई तुम्हारे साथ है, लेसिस फेयर। मोस्ट डिजायरेबल लीडरशिप बिहेवियर, 9x9 मैनेजरियल स्टाइल। ये क्या था? 9, ये 9 एक्चुअली 9,9 है ये। याद है ब्लेक एंड मॉर्टन का मैनेजरियल ग्रीड, उसमें 9,9 था ना, टीम मैनेजमेंट, याद है वो ग्रीड? तो ये तो सबसे ज्यादा डिजायरेबल लीडरशिप बिहेवियर था, ये एक्चुअली 9,9 होना चाहिए था। और यस, रिप्लेसमेंट वाला साइंटिफिक मेथड है, इससे भी बना देते। मैम ए और डी सेम है। हाँ, ए और डी सेम है। यस यस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोनों ही आंसर है। तुम आंसर समझ गए ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब 2.0, यस वेरी गुड। सोशल नेटवर्किंग एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जून 2024 से क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे एज कंपेयर टू दिसंबर वाला। जून वाला एग्जाम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस? 5 स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ो। हिंदी में देखेंगे। ओके, परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक दूसरे का देख के आंसर ना करें, पढ़ के खुद से आंसर करेंगे, ठीक है? सभी लोग सेल्फ चैट वाला ऑप्शन खोल के रखो, ऑल चैट मत करो, सेल्फ चैट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। देखो, हाइपोथेसिस के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो। द माइनर प्रीमाइस ऑफ द ओल्डर डिडक्टिव मेथड वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाइपोथेसिस। ऐसा कब हुआ भाई? मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, ऐसे था डिडक्टिव एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म। मेजर प्रीमाइस क्या लिखता था? वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ होता था। माइनर प्रीमाइस एक एग्जाम्पल को ले लेते थे हम लोग, है ना, और फिर इन दोनों के बेस पे कंक्लूजन निकालते थे। अब ऐसा तो कभी नहीं तुमने सुना कि माइनर प्रीमाइस को ही रिप्लेस कर दिया हाइपोथेसिस से। नो, हाइपोथेसिस इज द पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। डिडक्टिव मेथड इज डिफरेंट थिंग। साइंटिफिक मेथड में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों को मिला देते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्नो वाला मैं तुम्हें बताती हूँ, बाकी नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। फॉर द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेबल, आपको वेरिएबल्स को हमेशा ऑपरेशनली डिफाइन करना होता है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल बता चुकी हूं मैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया आपका वेरिएबल कैसे मेजरेबल है, ठीक है? तभी तो आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाइपोथेसिस इज टू टेस्ट वेदर एन एग्जिस्टिंग थ्योरी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यस, इट इज करेक्ट। द हाइपोथेसिस फोकसेस द इन्वेस्टिगेशन ऑन इनडेफिनिट टारगेट। नहीं भाई, डेफिनिट होता है। आपका सैंपल साइज ही डेफिनिट है तो टारगेट क्यों इनडेफिनिट होगा? टारगेट मतलब सैंपल है आपका, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो डेफिनिट है ना वो, ठीक है? साइज एकदम लिमिटेड है, 100 का लो, 200 का लो, ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया इनफाइनाइट है। नो, सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। अभी स्नो का जो सेंटेंस लिखा है ना, इसको समझते हैं। देखो, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, तुम लोग एक बार पढ़ लेना। देखो, स्नो का जो लेवल ऑफ थ्योरी था ना, इसको याद कर लो। सबसे पहला इन्होंने दिया था हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके लेवल ऑफ थ्योरी में सबसे पहला स्टेप हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन किया, इसके बाद क्या करोगे? हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे। इसके बाद एम्पेरिकल टेस्टिंग हुई टू वेरीफाई और रेफ्यूट द हाइपोथेसिस, यानी आप या तो वेरीफाई करोगे
या फिर भाई उसको नकार दोगे। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल प्रपोजिशन, एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनता है फ्रॉम द टेस्टेड हाइपोथेसिस। थ्योरेटिकल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन यानी स्टेटमेंट। कंसेप्चुअल मॉडल इससे तैयार होता है। थ्योरी एक बार बन गई तो आपने मॉडल बनाना स्टार्ट किया, कंसेप्चुअल मॉडल, फिर एक जनरल थ्योरी बनकर आती है, ब्रॉडर थ्योरी, और लास्ट में यही ब्रॉडर थ्योरी एक पैराडाइम का रूप ले लेती है। पैराडाइम मतलब एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे मॉडर्निज्म इज अ पैराडाइम, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ पैराडाइम, है ना, पॉजिटिविज्म इज अ पैराडाइम। तो पहले कैसा होता है, पहले हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हुआ, पहले किसी ने हाइपोथेसिस बनाया होगा, टेस्ट किया होगा, फिर एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट निकल के आया होगा, फिर उसको जोड़ के एक कंसेप्चुअल मॉडल बना, फिर मॉडल्स को यूज करके एक जनरलाइज थ्योरी बनी, और यही जनरलाइज थ्योरी जब एक्सेप्ट हो जाती है वाइडली तो ये एक पैराडाइम कहलाती है। ठीक है, तो ये एक समझ लो छोटे से बड़ा 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 होता जा रहा है। ये स्नो का लेवल है थ्योरी फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च? बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। बाकी लोग घबराए नहीं, ये लोग जो बच्चे जल्दी आंसर करते हैं ना, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग अपने पेस में आंसर करो, आराम से पढ़ के। एक्सेल कोडिंग पढ़ा चुकी हूं मैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग सब कैटेगरीज टू अ कैटेगरी, यही करते थे एक्सेल में। हिंदी में देख लो। यस, नाउ सी द आंसर इज ABCD ऑब्वियसली। एक्सेल कोडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या था आपका इनिशियल कोडिंग जो होता था, फिर एक्सेल कोडिंग होता था, फिर सेलेक्टिव कोडिंग होता था। तो एक्सेल कोडिंग में आप जो इनिशियल कोडिंग में जो आपने बनाया था कोड्स, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, सब कैटेगरीज बनती है एक्सेल कोडिंग। इट इंक्लूड्स कंटिन्यूअस कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, बिल्कुल कंपैरिजन चलता रहता है, कांस्टेंट कंपैरिजन बोलो आप। सेलेक्टिव कोडिंग कंटिन्यूज द एक्सेल कोडिंग एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सेलेक्टिव कोडिंग उससे भी ऊपर वाला लेवल था एक्सेल से ऊपर। साइज ऑफ द सैंपल इज डिटरमाइंड बाय द थ्योरेटिकल सैचुरेशन। यस, थ्योरेटिकल सैचुरेशन अगर नहीं हुआ तो सैंपल और ज्यादा आप को डेटा कलेक्ट करने जाना है थ्योरी फील्ड पे, और थ्योरेटिकल सैचुरेशन हो जाता है तो बस हो गया, डन। तो यही बात है, सही सेम है। अब ये सब्स्टिट्यूट है एक्सपेरिमेंटल का, ये नहीं होगा। तो ई तो वैसे ही हट गया, किसी भी इसमें ई नहीं है, लेकिन तुमको पहचानना है कि ABCD में से क्या होगा। सो ऑल द 4 आर ट्रू रिगार्डिंग ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान रखना, पढ़ लेना। ओके, देखो ओपन कोडिंग, सॉरी इनिशियल कोडिंग क्यों बोल रही थी मैं, ओपन कोडिंग। ठीक है, ओपन कोडिंग में क्या था, इनिशियल फेज था कोडिंग का, जहां डेटा को हम लोग अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में यानी कोड्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इसके बाद एक्सेल कोडिंग में उन्हीं कोड्स के बीच में जो है हम रिलेशनशिप निकालकर कैटेगरीज, सब कैटेगरीज ऐसे बनाते जा रहे हैं। देन सेलेक्टिव कोडिंग में एक फाइनल थीम जो है निकल कर आती है, सारी कैटेगरीज को जब हम ध्यान से देखते हैं तो एक फाइनल थीम निकल कर आती है, दैट इज सेलेक्टिव कोडिंग। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गार्गी तो चालाक तो है ही, एंटी है चालाकी नहीं करेगा तो 1% कैसे सेलेक्ट होंगे? चालाकी तो करनी पड़ेगी। अभी गार्गी पूछना नहीं क्या खा रही है, मैम आइसक्रीम खा रही है, पहले बता रही हूं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच इज यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एज इट रिजल्ट्स इन। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच करिकुलम डेवलपमेंट में क्या काम आता है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में होता क्या है, तुम जो थ्योरी में पढ़ते हो वो प्रैक्टिकली करते हो, है कि नहीं? सो यस, इट इज फिलिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर। एकेडमिक्स मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना, और प्रैक्टिशनर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इन्हीं के बीच का जो गैप होता है उसको फुलफिल करता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। आगे समझ में? चलो, पेड या प्रपोजल, ये तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, मॉर्टिमर एडलर का दिया हुआ है। अब इसको डिटेल में पूछ लिया है, बताओ जल्दी से। जून 2024 से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे ही फरवरी 2023 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, तुम्हारी बहुत सारी थ्योरीज जो है छोटी छोटी एकदम क्लियर हो जाएगी। पेड या प्रपोजल क्या था भाई, हिंदी में देखो।
देखो, providing all children with same quality of schooling, PEDIA proposal, a school curriculum that is primarily liberal and humanistic, having different objectives for different students, ये possible ही नहीं है. The curriculum consisting of only one kind of learning. देखो curriculum ठीक है तुमने बना दिया, लेकिन एक ही तरह का लर्निंग करोगे, ये तो कैसा निगेटिव स्टेटमेंट है. हाँ, रेमेडियल करोगे, कंपनसेंट्री इंटरवेंशन करोगे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमको केटर करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. देखो सिंपल है, पेडिया प्रपोजल 1982 में मॉर्टिमर एडलर ने किया था. ये यूनाइटेड स्टेट्स का था, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए. इसमें मेन यही था समरी में कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सबको देना है. इसी को लिबरल एजुकेशन बोला जाता है. ठीक है, लिबरल एजुकेशन आए मतलब सारे जितने भी बच्चे हैं, कोई भी कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक कंडीशन के हो, सबको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए. 3 टाइप की लर्निंग के ऊपर कंसंट्रेट करता था ये. डायडेक्टिक इंस्ट्रक्शन यानी 2 लोगों के बीच में वार्तालाप जो होता है, कोचिंग एंड सोक्रेटिक सेमिनार्स. वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, टीचर जवाब दे रही है, डिस्कशन चल रहा है. इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे फोकस था, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, मोरल डेवलपमेंट. रेमेडियल सपोर्ट देना, क्योंकि जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जिनका नीड्स अलग है, उनको रेमेडियल सपोर्ट दो. लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कंटिन्यूड पर्सनल ग्रोथ होता रहे बच्चों का. बस समझ में आना कि एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, ये सारे कीवर्ड है इसके. डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, लिबरल एजुकेशन, रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. बस हो गया, खत्म. इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा. देखो बेटा, एक चीज बता दूं, क्रिएटिव कॉमन को बहुत अच्छे से करके जाना. ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है कि एक ना एक आना ही है सीसी पे. यहां पे बोला है कि कौन सा सीसी लाइसेंस दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, रिमिक्स, बिल्ड सब करने दे रहा है, जब तक कि आप ओरिजिनल वर्क जिसने किया है उसको क्रेडिट ना दे दो. सिंपल है यार, सीसी बाई खत्म. एट्रीब्यूशन, आप एट्रीब्यूशन तो दोगे ना जिसने किया, बस इतना ही बोला है. लेकिन तुम्हारा जब आंसर की आया था ना, तब सीसी बाई ऐसे लिखा था. फिर फाइनल आंसर की में दोनों को आंसर किया इन्होंने, लेकिन दोनों नहीं है. ऐसे इज नॉट द करेक्ट आंसर. मैंने दोनों इसलिए मार्क किया क्योंकि फाइनल आंसर की में 2 आंसर्स आर देयर. इट इज एक्चुअली सीसी बाई. शेयर अलाइक कहीं भी नहीं है. यहाँ पे लिखा होना चाहिए था दैट द पर्सन या जो भी है, जो भी वर्क को यूज कर रहा है, दे शुड शेयर द सेम लाइसेंस. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुमको फिर से रिवीजन के लिए है, और ये मोस्ट से लीस्ट परमिसिव के बेस पे ये पहले से ही अरेंज्ड है. मैं तुम लोगों से शेयर कर चुकी हूँ नोट्स में, फिर भी पहले से. तो सबसे ज्यादा परमिसिव यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट परमिसिव बोलो या मोस्ट फ्लेक्सिबल बोलो, एक ही चीज है. तो सीसी बाई है जिसमें कि आपको क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रिएटर. अगर सीसी बाई ऐसे लिखा है तो आपको क्रेडिट तो देना ही देना है. साथ में देखो, एडेप्टेशन मस्ट बी शेयर्ड अंडर द सेम टर्म्स, ऐसे लगा हुआ है. ये सिंबल याद रखो, सिंबल से भी पूछते हैं ये लोग. शेयर अलाइक में ऐसा दिया हुआ है. एट्रीब्यूशन में एक आदमी बना हुआ है बीच में. फिर आता है सीसी बाई एनसी. ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता जा रहा है, मतलब मोस्ट से लीस्ट की तरफ जा रहे हैं ना. तो सीसी बाई एनसी यानी कि अब आप नॉन कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट तो देना ही देना है. बाई इज मैंडेटरी. ऐसा भी सवाल आ सकता है कि लाइसेंस में कौन सा ऐसा टर्म है, लाइसेंस है जो सब में मैंडेटरी है. बाई इज मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग. ठीक है, तो उसके बाद सीसी बाई एनसीएसए आता है. ये हो गया नॉन कमर्शियल हो गया. अब सीसी बाई एनसीएसए आता है. ठीक है, इसके बाद आता है सीसी बाई एनडी, नॉन डेरिवेटिव. फिर आता है सीसी बाई एनसीएनडी एंड देन सीसी 0 है आपका पब्लिक डोमेन वाला है ये. ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, सीक्वेंस को याद रखो. सीक्वेंस क्या है अभी से याद कर लो, बार बार क्या रिवाइज करोगे. सीसी बाई शेयर अलाइक, सीसी बाई नॉन डेरिवेटिव जो है वो ज्यादा मतलब कम परमिसिव हुआ, कम फ्लेक्सिबल हुआ. तो शेयर अलाइक के बाद आपका नॉन कमर्शियल आएगा, क्योंकि नॉन कमर्शियल फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं. इसके बाद सीसी बाई एनडी मत करना. इसके बाद है सीसी बाई, फिर इन दोनों को जोड़ो, एनसी और एसए को जोड़ दो, एनसी और एसए को जोड़ दो. ओके, तो सीसी बाई एसए, सीसी बाई एनसी नॉन कमर्शियल. देन यू हैव सीसी बाई एनसी और एसए, दोनों को जोड़ दिया, एनसी और एसए. इसके बाद आएगा सीसी बाई एनडी, कम फ्लेक्सिबल होता जा रहा है. सीसी बाई नॉन डेरिवेटिव. इसके बाद सीसी बाई और एनडी को जोड़ दो एनसी से, मतलब एनसी भी और एनडी भी सबसे ज्यादा खतरनाक है ये. ना तो नॉन कमर्शियल है, ना तो नॉन डेरिवेटिव. तो एनसी और एनडी, ये बस आप लोग याद रखो. और यहां पे देखा जाए तो सीसी 0 इज मोस्ट फ्लेक्सिबल एक्चुअली में, सबसे ऊपर आएगा. तो ये मोस्ट से लीस्ट परमिसिव की तरह बना हुआ है. तो इसको ना अच्छे से याद कर लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
सीसी बाई 0 ऊपर आएगा अवनीश। बाई नहीं होता उसमें, सीसी बाई नहीं होता अवनीश, सीसी 0 है बस, बाई वाई कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हो? गार्गी भारती रेणुका, पोस्ट मॉडर्निज्म उल्टा बोल दिया तुमने। कौन सा ऐसा था पैराडाइम जिसने मास एजुकेशन को सपोर्ट किया था? मास एजुकेशन मतलब ही है ग्रैंड नैरेटिव से ही आप कर सकते हो। ग्रैंड नैरेटिव को कौन सपोर्ट कर रहा था, पोस्ट मॉडर्निज्म या मॉडर्निज्म? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखो मॉडर्निज्म पे आया हुआ है, पोस्ट मॉडर्निज्म पे दिसंबर में पूछा था। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखो। पहले तो कोलोनियलिज्म तुमको पता ही है भाई, इट रिफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग एंड कंट्रोलिंग टेरिटरीज ऑफन अकम्पनीड बाय इंपोजिशन ऑफ कोलोनाइजर कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजों ने यही किया था, उनका कोलोनियलिज्म को फॉलो करते थे वो। कोलोनियलिज्म तुम सिर्फ ब्रिटिश से ही मत रिलेट करना। मैं अभी एक पढ़ रही थी हिस्ट्री में, मैं एक्चुअली यही समझती थी कोलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश। कोलोनियलिज्म इज द पैराडाइम और यू कैन से इट इज द थॉट प्रोसेस। कोलोनियलिज्म को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था। जापान जो था ना, वो भी कोलोनियलिज्म को फॉलो करता था। वो तो अब जाके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एटम बम पड़ा सिर पे तो उन्होंने अपनी सेना ही खत्म कर दी है। तो जापान तो अलग पगलाया हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। तुम लोग कभी वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी पढ़ो, हिटलर तो पगला तो था ही, साथ में जापान भी पगलाया हुआ था। पंगे ले लिए थे उसने अमेरिका से, इसलिए अमेरिका ने बम डपका दिया उनके ऊपर। तो कोलोनियलिज्म वो भी थे, वो लोग भी फॉलो करते थे, कॉलोनीज बनाते थे अपने। कोलोनियलिज्म में होता क्या है, ये लोग अपनी कॉलोनी बनाते हैं और अपने ही कल्चर, लैंग्वेज, छोटी सी कॉलोनी है मगर सब पूरे टेरिटरी को इन्फ्लुएंस करके रखते हैं। ठीक है, कंट्रोल करके रखते हैं अपनी कॉलोनीज से बैठकर सबको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे कोलोनियलिज्म का एजुकेशन से रिलेटेड ये था कि भाई हम एलीट लोगों को अपना जो है ज्ञान देंगे और ये फिर दूसरों को फैलाते रहेंगे, वही वाला वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था। ओके, तो ध्यान रखना। पब्लिक डोमेन स्मिता अलग है, तुमको बताया था ना मैंने, सीसी 0 और पब्लिक डोमेन में अंतर। पब्लिक डोमेन इज डिफरेंट थिंग, सीसी मतलब है तो दोनों सेम ही, लेकिन अंदर तुमको बताया था मैंने कि पब्लिक डोमेन में क्या होता है, इट इज नॉट कॉपीराइटेड। सीसी 0 में कॉपीराइटेड है, यहाँ पे बस जो क्रिएटर है उसने सारे अपने राइट्स जो है दूसरों को दे रखे हैं, कोई बंधन नहीं लगा के रखा है अपने काम पे, तो सीसी 0 है। पब्लिक डोमेन एक अलग वर्ड है, क्रिएटिव कॉमन ने नहीं वो वर्ड बनाया। क्रिएटिव कॉमन की दुनिया में सीसी 0 है वो चीज़। क्रिएटिव कॉमन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बताया था ना आपको मैंने। उससे पहले कॉपीराइट होते थे तो वहाँ पे पब्लिक डोमेन का वर्ड यूज़ करते थे। जब क्रिएटिव कॉमन आया तो सीसी 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं पब्लिक डोमेन को डालना। ओके, कॉलोनियलिज्म समझ में आ गया नाउ। हाँ, तो ये एनीबडी और एवरीबडी कैन लर्न पे तो फोकस करेंगे नहीं कॉलोनियलिज्म वाले, मास एजुकेशन पे कभी फोकस नहीं करेंगे। मॉडर्निज्म आओ, मॉडर्निज्म ने इंफेसाइज किया रीजन, प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक थॉट को। द मूवमेंट सॉ मास एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोसाइटल इंप्रूवमेंट। ये इमर्ज हुआ था लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे, जिसमें इन्होंने बोला मास एजुकेशन से ही सोसाइटी का इंप्रूवमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, इक्वालिटी आ सकती है। पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम वहीं से स्टैब्लिश होना चालू हुआ। गवर्नमेंट स्कूल जो तुम देखते हो ना, ये वहीं का मॉडर्निज्म की ही सोच है, ताकि इंक्लूसिव और सारे मेंबर्स को एक्सेसिबल बनाया जा सके। उपनिवेशवाद आधुनिकतावाद बोलते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म ये मास एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी आप बोलो कि सपोर्ट में नहीं था। ठीक है, मतलब उनको स्टैंडर्डाइजेशन से ही नफरत था। उनको ये था कि भाई सबको स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, एक साइज सबको फिट हो जाएगा, यही होता है ना मास एजुकेशन में। तो इसको अपोज किया था पोस्ट मॉडर्निज्म में, इसलिए ग्रैंड नैरेटिव्स को अपोज किया इन्होंने। और ये तुम्हारा मिड टू लेट 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। देन रिफॉर्मिज्म क्या है? रिफॉर्मिज्म एक ग्रेजुअल चेंज, इंप्रूवमेंट इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। रिफॉर्म करना, सिंपल सी बात है। चलो अब ध्यान रखना, गलत मत करना। मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म का अच्छे से कीवर्ड के साथ नोट्स बना लो, क्वेश्चन आना ही आना है इस पे भी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत पैराडाइम उनको बहुत पसंद है, तो पेपर 1 में दे देंगे वो, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ ये ट्रेंड 1 साल से, 1.5 साल से कि पैराडाइम पे क्वेश्चन देते हैं। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म,
टाइम सीरीज डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। हिंदी में देखें, जन्म क्यों दिया हुआ है, बी लिखो ना भाई। वेरी गुड। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या बता रहा है? ऑथेंटिसिटी। इंटरनल क्रिटिसिज्म एक्यूरेसी बताता है। अब तो तुम लोग समझ गए हो। टाइम सीरीज डिजाइन किसमें था? टाइम सीरीज इज द पार्ट ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, और स्टैटिक ग्रुप है ना भाई, कंपैरिजन डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल। याद कर लें एक बार सारे डिजाइन्स को। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म तो समझ गए, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस स्टैब्लिश करना है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ यार, इधर तो तुम लोग को पता होना चाहिए, फिर भी मैंने दे रखा है नोट्स में। और इंटरनल क्रिटिसिज्म एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंटेंट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। ओके, नाउ चलो अब चलते हैं, डिजाइन को रिवाइज कर लेते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में याद रखो, 1 शॉर्ट केस स्टडी, 1 ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक ही ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और स्टैटिक ग्रुप डिजाइन, यहाँ पे भी क्या करते हैं कि स्टैटिक ग्रुप में 2 ग्रुप तो बन गया, एक को आपने ट्रीटमेंट दिया और अदर को नहीं दिया, पर रैंडमाइजेशन नहीं होता। 2 ग्रुप बन जाता है यहाँ पे, नो डाउट, लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। तो स्टैटिक ग्रुप डिजाइन, ठीक है, ये 1 ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट है। और ये 1 शॉर्ट केस स्टडी मतलब भैया एक ही ग्रुप लिया और उसको एक ही टेस्ट दिलवाया, कोई प्री टेस्ट नहीं है, एक ही ग्रुप लिया, इंटरवेंशन दिया, ट्रीटमेंट दिया और उसको जो है टेस्ट कर लिया। 1 शॉर्ट केस, 1 ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ध्यान रखना। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या था डिजाइन में? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तुम तो सिर्फ नाम याद रखो, उसी से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या था? नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है? ट्रीटमेंट देने से पहले 3-4 बार टेस्ट ले लिया जाता है, ट्रीटमेंट देने के बाद 3-4 बार टेस्ट ले लिया जाता है। टाइम सीरीज डिजाइन यही होता है। दूसरा ऐसे ही इंटरप्टेड टाइम सीरीज है विथ कंट्रोल ग्रुप इसमें और रहता है। और पोस्ट टेस्ट ओनली विथ नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स। नॉन इक्विवेलेंट बोला है मतलब वही, रैंडमाइजेशन नहीं किया है। नॉन इक्विवेलेंट मतलब यही था, पता है ना। और ध्यान रखना थोड़े से, टाइम सीरीज डिजाइन किसमें था, फैक्टोरियल डिजाइन किसमें है, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन किसमें है, 1 शॉर्ट केस स्टडी, स्टैटिक ग्रुप, ये सब कहाँ का पार्ट है? बस इसको 1-2 बार देख लेना और तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो बार बार ये नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखते हैं, नॉन कॉग्निजेंस, ये तो प्रिंसिपल ही नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस को देखा जाता है, यहां लिखा है नहीं देखा जाता है, नॉन कॉग्निजेंस, तो दिस इज नॉट। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग को आंसर देने में? नॉट पूछा है, बाकी सारे प्रिंसिपल है गाइडेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फोकस क्या था? पोका योग, बाका योग, प्रिवेंशन ऑफ एरर, बस खत्म। बी, प्रिवेंटिंग एरर्स इन एजुकेशनल प्रोसेस, शैक्षिक प्रक्रिया में त्रुटियों को रोकना। भाई ये वाला क्वेश्चन, इसको तुम लोगों को अच्छे से रट जाना है। इसको मैं बोलूंगी क्रैम इट। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हैं, ये तुमको 2-3 बार पूछ चुके हैं, फिर से आएगा ये, देख लेना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हैं, उसको हमको स्टेप्स में अरेंज करना है। एक तो इसने इजी कर दिया तुमको, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट तो पहले ही होगा, उसके बाद आइटम राइट करोगे, यहां तक सही है। अब क्या करोगे? कौन है? हाँ अच्छा, प्री ट्राई आउट, ठीक है। यहां ध्यान देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। यहां पे पहले तुम लोग है ना, समझाती हूं तुमको, प्लानिंग की तुमने टेस्ट की, जिसमें तुम क्या करोगे? पर्पस, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एरिया, टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड किया। एक चीज पहले समझो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता क्या है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज नॉट सिमिलर टू द टेस्ट टूल दैट यू आर गोइंग टू मेक ड्यूरिंग योर रिसर्च। रिसर्च के टाइम पे तुम जो टेस्ट बनाते हो, टेस्ट टूल, ये वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? ऐसा टेस्ट जो कि यूनिवर्सल हो,
ऐसा टेस्ट जो कि आप सब जगह यूज कर सकते हो। समझ में आया? ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके अंदर, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, वो होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जो पेपर बनता है ना, यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर, वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जैसे कि अगर साइकोलॉजी में तुम देखो तो स्टैनफोर्ड और बायनेट ने मिलकर स्टैनफोर्ड बायनेट तो उसका था ना, एक तो बायनेट टेस्ट था। स्टैनफोर्ड बायनेट किसने बनाया था? टर्मैन ने बनाया था ना। किसने बनाया था? याद ही नहीं आ रहा है मुझे। लो, सो स्टैनफोर्ड बायनेट का आईक्यू टेस्ट है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, हर साइकोलॉजी वाला उस टेस्ट को यूज कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटिव टेस्ट है, टॉरेंस का है, डाइवर्जेंट एबिलिटी टेस्ट। तो साइकोलॉजी में तुम देखोगे कि बहुत सारे टेस्ट है, वेशलर का है टेस्ट इंटेलिजेंस का। तो नहीं बेटा, स्टैनफोर्ड बायनेट ने नहीं बनाया था, है ना? स्टैनफोर्ड बायनेट, उसने अपना नाम नहीं दिया था, देखना तुम लोग किसने बनाया था। आईक्यू टेस्ट। तो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ओके, समझ में आ गया? यानी एडमिनिस्टर्ड, स्कोर्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर फॉर ऑल टेस्ट टेकर। कोई भी टेस्ट टेकर हो भाई, कोई भी टेस्ट टेकर हो, एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही करेंगे, स्कोरिंग भी वैसे ही करेंगे। हाँ, लेविस टर्मैन था ना भाई, मैंने गलत नहीं बोला है, इट इज करेक्ट। इंटरप्रेट भी एक ही तरीके से किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म प्रोसीजर, प्री टेस्टेड आइटम, स्टैटिस्टिकल नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी उसकी निकली रहती है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट, वैलिडिटी एक्यूरेट, पर्पस है कंपैरिजन, सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन और डायग्नोसिस। तो तुम लोग ये समझ लेना, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज नॉट सिमिलर टू योर टूल व्हाइल यू आर गोइंग टू डू रिसर्च, सेम नहीं है। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जब आप बनाते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? द स्टेप्स आर लाइक दिस। पहले आप प्लान करेंगे, जो भी बना रहा है वो पहले प्लान करेगा, किसके लिए बना रहे हैं, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हुई। फिर अब आप टेस्ट आइटम्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं टेस्ट आइटम। अब तुम लोग दिमाग में इमेजिन करो कि तुम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बना रहे हो, स्टैनफोर्ड बायनेट का आईक्यू टेस्ट बन रहा है। तो उन लोगों ने पहले क्या किया होगा, बहुत सारे टेस्ट आइटम लिखे होंगे रिलेटेड टू द आईक्यू। देन इसको पहले प्री ट्राई आउट किया। प्री ट्राई आउट मतलब क्या हुआ कि स्मॉल सैंपल पे एक ट्राई आउट कर लिया, ताकि कोई भी वर्डिंग में गड़बड़ है, फ्लॉज है तो पता चल जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई एम्बिग्यूटी हो रही है, स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, तो वो सब जो है समझ में आता है, करेक्शन कर देते हैं। इसके बाद होता है फाइनल ट्राई आउट। फाइनल ट्राई आउट में आप सैंपल को देते हो, ज्यादा बड़े सैंपल को, ठीक है। फाइनल ट्राई आउट करने के बाद होता है ड्रेस रिहर्सल। अब ड्रेस रिहर्सल मैम क्या होता है? ड्रेस रिहर्सल में क्या होता है, ये एक तरह से समझो कि टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वापस होता है इन द सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में एक बार वापस से करते हैं। फाइनल ट्राई आउट में तो आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को दिया था, फाइनल ट्राई आउट के बाद होता है ड्रेस रिहर्सल। अब इन दोनों में अंतर तुमको बताती हूं। फाइनल ट्राई आउट में क्या है, आप इवैल्यूएट करते हो रिफाइंड टेस्ट आइटम्स ऑन अ लार्ज सैंपल, ठीक है। रिफाइंड कैसे हुआ, जब आपने प्री ट्राई आउट किया था तो फ्लॉज को हटाया आपने और फिर आपने सही कर दिया टेस्ट आइटम को, ठीक है। तो ये रिफाइंड टेस्ट आइटम है, इसको लार्ज सैंपल को दे दिया। ड्रेस रिहर्सल में क्या होता है, सिमुलेट करते हैं एक्चुअल टेस्टिंग कंडीशन एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है। फोकस हमारा यहां पे होता है कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालनी है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालना है, डिफिकल्टी लेवल निकालना है। यहां पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए ड्रेस रिहर्सल करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो बना रहे हैं ये सब जगह लागू हो जाएगा, चाहे देश का कोई भी कोना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। भाई स्टैनफोर्ड बायनेट आईक्यू टेस्ट कहां बना था और ये इंडिया में भी यूज होता है, समझ रहे हो। क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या हर देश के लोग समझ जाएंगे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि स्टैंडर्डाइज बना रहे हो ना तुम टूल, तो इसलिए ड्रेस रिहर्सल किया जाता है। प्रैक्टिकल है, फोकसेस ऑन रियल टाइम लॉजिस्टिक्स एंड यूजेबिलिटी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनल ट्राई आउट सिर्फ आप आइटम की फाइनलाइजेशन के लिए करते हैं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये फाइनलाइज हो गया भाई, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी हमने निकाल दी, बढ़िया है। लेकिन ड्रेस रिहर्सल लॉजिस्टिकल रेडीनेस के लिए किया जाता है कि ये किसी भी देश में किया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अफ्रीका में बैठा हुआ रिसर्चर अगर स्टैनफोर्ड बायनेट को यूज करे तो कोई दिक्कत होगी क्या? इंडिया में बैठा हुआ हो कोई रिसर्चर, उसे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? तो लॉजिस्टिकल रेडीनेस को चेक करने के लिए ड्रेस रिहर्सल किया जाता है, ध्यान रखना। तो फाइनल ट्राई आउट इज डन बिफोर ड्रेस रिहर्सल और ड्रेस रिहर्सल हुआ। अब ड्रेस रिहर्सल के बाद क्या होता है वो ध्यान रखो। ड्रेस रिहर्सल के बाद होता है फाइनल एडिटिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बाद में। फाइनल एडिटिंग कर ली आपने, ठीक है। अब इसके बाद टेस्ट फाइनलाइज हो गया, फ्रीज कर देते हैं हम टेस्ट के फॉर्म को, यानी फाइनल आइटम सेलेक्ट अरेंज कर दिया जाता है ऑर्डर में। इसके बाद टेस्ट का मैनुअल प्रिपरेशन होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, स्कोरिंग कीज लिखे होंगी, रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे, ऐसे मैनुअल बना देते हैं और फिर प्रिंटिंग के लिए डाल दिया जाता है फाइनलाइज वर्जन। भाई प्रिंटिंग करें, पैकेजिंग करें, लोगों तक पहुंचाए। दीज आर द स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आया समझ में? तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का पूरा सीक्वेंस याद रखना किस तरह से बनता है, कहीं से भी बीच से वो उठाकर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देंगे,
ओके तो प्लानिंग की, राइट किया आइटम, प्री ट्राई आउट किया, फाइनल ट्राई आउट किया, ड्रेस रिहर्सल किया, ड्रेस रिहर्सल के बाद फाइनल एडिटिंग कर दी, फिर टेस्ट को फाइनलाइज कर दिया, मैनुअल बनाया, प्रिंट के लिए दे दिया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनीश अभी समझ में आ गया ना? यस, टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, क्या चीज है ये? प्रोजेक्टिव टेक्निक किसके लिए होता है? पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर? पर्सनालिटी। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में ऐसे पिक्चर दिखाए जाते हैं, एम्बिग्युअस पिक्चर, और सामने वाले को बोला जाता है भाई क्या समझ में आ रहा है तुमको, स्टोरी बनाओ। उनकी स्टोरी बनाने के तरीके से ही आपको एसेस कर लोगे आप कि अंडरलाइंग मोटिव क्या है, क्या मेन कंसर्न है, इंडिविजुअल किस तरह से सोशल वर्ल्ड को देखता है, उसकी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट क्या है। तुम लोग खुद ट्राई करना, इस पिक्चर को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है और इस पिक्चर को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, इसी से तुम्हारी सोच का पता चल जाएगा, पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा, ठीक है, या तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। अब देखो, ये तुमको मैंने लिस्ट दे दिया है, मेजर प्रोजेक्टिव टेस्ट इन साइकोलॉजी। देखो सबसे पहले थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट, क्यों और किसने? डेवलपर्स। इसका नाम भी याद रखना भाई, मैच द फॉलोइंग में डेवलपर भी आ जाता है। अब आजकल मैं डेवलपर्स के नाम भी डाल देती हूँ, कोई भी मॉडल पढ़ो, कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई भी टेस्ट पढ़ो, डेवलपर का नाम याद कर लो। ये लोग आजकल पता नहीं नया फैशन है इनका, ओके। फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होता है, यू हैव टू मेक जूलियन रॉटर। इसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कार्ल युंग ने दिया था ये। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, कैरन मैकोवर ने, ठीक है, ड्राइंग टास्क होता है, बनाया होता है। फिर पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, कार्टून लाइक फ्रस्ट्रेटिंग सोशल सिचुएशन दिया जाता है और आपके एग्रेशन और कोपिंग स्टाइल को एसेस किया जाता है। देन हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, सब्जेक्ट ड्रॉज अ हाउस ट्री एंड पर्सन, डीप सीटेड इमोशंस को जानने के लिए होता है, जॉन बक का है। भाई तीन चार तो तुम लोग को भी याद था, बस ये ऐड कर लो, ड्रॉ पर्सन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी एंड हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। क्या पता क्वेश्चन में आ जाए अमॉन्ग द गिवन टेस्ट फाइंड आउट द प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो कर लोगे खुशी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएसबी के इंटरव्यू में होता है, हाँ भारती सही बात है, पर्सनालिटी को जानने के लिए। एसएसबी के इंटरव्यू में होता है क्या? मुझे पता नहीं है, तुम बोल रही हो इसलिए, मुझे भी आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट एसएसबी, कभी गए नहीं उस रास्ते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी? तुमको बता दूं, जून 2024 के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए था, और दूसरा यही मल्टीपल स्टेटमेंट वाला टाइप था। बस यही दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये। तो कौन सा स्टेप नहीं है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का? बहुत कम बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्या भैया सो गए हैं क्या दोपहर में? तुम लोग ध्यान देके आंसर करो ना, जितने लोग लाइव है कोशिश करो ना आंसर देने का। 3-4 बच्चे बस आंसर दे रहे हैं। देखो नॉट पूछा है ना, तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव क्यों होगा? इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के स्टेप्स हैं ये। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब क्या हुआ? कोई ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो क्या क्या करोगे उसके अंदर? ऑल्टरनेटिव को नहीं, इसकी सिलेक्शन, दीज आर नॉट द स्टेप्स। स्टेप्स में आता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल को सिलेक्ट करना, और कोई अगर इंप्रूवमेंट करना है तो उसका सजेशन दे दो, बस ये स्टेप्स हैं। नॉट पूछा है। रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस तो भैया वो स्किनर का है, हटा दो इसको। डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या है? कुछ भी दे के रखा है। दीज आर नॉट द पार्ट, ठीक है। इस्लामिक फिलोसोफर्स डिवाइड नेचुरल एक्सप्रेशंस इन 5 टाइप्स। ये तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं पढ़ा चुकी हूँ ये तुम लोग को इस्लामिक फिलॉसफी में। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जीनस, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन कर रखा है। जीनस क्या होता है? जीनस इज द जनरल कैटेगरी दैट अ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू। जैसे एनिमल है, जीनस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन का जनरल कैटेगरी क्या है? एनिमल। तो एनिमल जो है वो जीनस है। जीनस सबसे पहले आया जनरल कैटेगरी, फिर स्पीसीज आया, स्पेसिफिक कैटेगरी बना दिया। जैसे ह्यूमन जो है वो एनिमल का स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पीसीज आ गया। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस, भाई क्या कारण है, क्यों ह्यूमन अलग है दूसरे एनिमल्स से? तो रैशनल हम डिसीजन लेते हैं, इट इज़ द डिफरेंस। प्रॉपर्टी,
अ कैरेक्टरिस्टिक दैट बिलोंग्स यूनिकली एंड नेसेसरली टू अ स्पीसीज। ये बात, ये देखो तुम देखो ना, ब्रॉड से नैरो की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो हमारे हंसने की जो एबिलिटी है वो ह्यूमन की प्रॉपर्टी होती है। देन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट यानी नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो सब्जेक्ट पजेस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जैसे लंबा होना, ये एक्सीडेंट है ह्यूमन का। ओके तो जीनस, स्पीसीज, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या है, प्रॉपर्टी और एक्सीडेंट। ठीक है, GSDPA, GSDPA, चलो ध्यान रखना। What leads to curriculum change? करिकुलम चेंज क्यों होता है? जो नहीं है कारण उसको छांटो, उसको हटाओ। जॉब्स में प्लेसमेंट, ये करिकुलम चेंज का कारण बनेगा क्या? या इफेक्टिव टीचर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है? करिकुलम को क्या लेना देना है? करिकुलम बना रहे हो, उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, तो इफेक्टिव टीचर अवेलेबल है या नहीं, उससे क्या लेना देना है? कुछ है बताओ, हटा दो। प्लेसमेंट इन जॉब्स, बाकी सब है। नेशनल प्रायोरिटीज करिकुलम को चेंज कर सकती है, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बिल्कुल कर सकती है। तुम अभी भी देख रहे हो एग्जाम्पल। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एवर। इसको समझाऊंगी मैं बहुत अच्छे से। देखो समझो इसको, मैं समझाती हूं। बच्चे तो आंसर कर रहे हैं, बट इट्स माय जॉब टू एक्सप्लेन यू। A null hypothesis could not be rejected at 0.05 level of significance. तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे पूछा है। अब मैं तुम लोग को इसको समझाने का तरीका बताती हूँ। देखो एक मिनट, वन नोट खोल लेते हैं, इस पर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्या पूछा इन्होंने, क्या बोला कि 0.05 लेवल पे हो क्या रहा है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, यानी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यही हुआ, मतलब यही पूछा ना, कुड नॉट बी रिजेक्टेड। अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, मतलब यही हुआ कि H0 इज एक्सेप्टेड, यही मतलब है। अब मैं आपको पहले P वैल्यू के अप्रोच से समझाती हूँ। P वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अप्रोच इसलिए मैंने पहले पढ़ाया है, समझा रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर 1 में भी आता है P वैल्यू, और P वैल्यू तुमको बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गया भाई? क्या तुम लोग का भी स्क्रीन ब्लैक हुआ है? नहीं ना? हाँ, क्या है यार, पता नहीं क्या होता रहता है। P वैल्यू अप्रोच को ध्यान से समझो। तुम लोगों को पता है कि P वैल्यू और नल हाइपोथेसिस दोनों में क्या है, वकील और क्रिमिनल है। ये स्टोरी सुना चुकी हूँ। तो P वैल्यू और H0, ये H0 तो अपना क्रिमिनल है और उसका वकील है P वैल्यू। अगर P वैल्यू कम होता है अल्फा लेवल से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी वकील है। अगर P वैल्यू हार जाएगा इससे, तो H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ा है हमने, H0 रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पे H0 एक्सेप्ट बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि P वैल्यू अगर ज्यादा हो या इक्वल्स टू होता है अल्फा लेवल, तो अल्फा लेवल यहां 0.05 है, तो क्या होगा मैम, H0 एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका वकील केस जीत चुका है, तो क्रिमिनल भी एक्सेप्ट हो गया। ओके, H0 एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पे नोटिस करो कि P वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा होता है तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। अगर 0.05 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली P वैल्यू तो भाई 0.01 से भी ज्यादा हो गया ना। 0.05 तो बड़ा वैल्यू है, 0.05 से अगर बड़ा है P वैल्यू, 0.05 नंबर देखो, इससे अगर बड़ा है P वैल्यू, कोई भी P वैल्यू आए, वो अगर 0.05 से बड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली
0.01 से भी तो बड़ा हुआ। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर 3 से बड़ा है तो भाई 1 से भी तो बड़ा ही होगा, कंफर्म बात है, वही चीज होगा। तो जब इससे बड़ा हो गया तो मतलब 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम रखते हैं तो भी आपका H0 तो एक्सेप्ट ही होगा, कंफर्म है। अगर 0.05 लेवल पे बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस कुड नॉट बी रिजेक्टेड, H0 कुड नॉट बी रिजेक्टेड, यही क्वेश्चन में लिखा था, मतलब H0 इज एक्सेप्टेड। अगर 0.05 लेवल पे वो एक्सेप्ट हो रहा है तो 0.01 में तो कंफर्म है कि वो एक्सेप्ट होगा, कंफर्म है। समझ में आ गया तुमको कैसे? कंफर्म है, ऐसा भी नहीं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भाई कंफर्म है। 0.005 से अगर पी वैल्यू बड़ा है तो पी वैल्यू 0.001 से तो पक्का है, होगा ही होगा। आया समझ में? इसीलिए यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है दैट इट विल डेफिनेटली नॉट बी रिजेक्टेड एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नॉट बी रिजेक्टेड यानी डेफिनेटली H0 विल बी एक्सेप्टेड एट 0.01 लेवल। आया समझ में? एनी डाउट हियर? पी वैल्यू अप्रोच से इसलिए समझाया क्योंकि ये तुम जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। अब जो इससे पहले श्री बता रही थी कि मैम 1.96 और 2.58 का जो वो दे रही थी डेटा, वो जो बता रही है वो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के हेल्प से बता रही है। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको पी वैल्यू से समझ में आ गया तो क्रिटिकल वैल्यू में मत घुसो, वो कंफ्यूज कर सकता है। पहले ये बताओ पी वैल्यू अप्रोच से समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पी वैल्यू को ही हम लोग जो है, और आजकल ना नए सिस्टम ऑफ रिसर्च में पी वैल्यू को ज्यादा, पी वैल्यू अप्रोच को ही लोग फॉलो करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू से मैं तुमको नहीं समझाऊंगी, अगर बोलोगे तो समझा भी सकती हूँ, लेकिन अगर तुमको पी वैल्यू से समझ में आ रहा है देन आई विल नॉट गो देयर। बताओ, थम्स अप करो कि मैम पी वैल्यू से समझ में आ गया, कि भाई अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा हुआ तो H0 तो एक्सेप्ट होना ही है, तो पी वैल्यू अगर 0.01 से ज्यादा है तो H0 एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है 0.05 लेवल पे तो कंफर्म है कि 0.01 लेवल पे भी वो एक्सेप्ट ही हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन द पी वैल्यू। इसमें अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो पी वैल्यू के बारे में ही पूछ रहा है आपसे कि पी वैल्यू का क्या हुआ है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल, अब तुम लोग को घुमाती हूं मैं, ये समझ में आ गया, तुम लोग सब थम्स अप कर रहे हो, अवनीश, कौशानी, वनीता तो थम्स अप कर रहे हैं, बाकी का मुझे नहीं पता, थम्स अप नहीं कर रहे हैं, शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दैट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल, देन क्या होगा बताओ? क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच गार्गी बता दूंगी, पहले इसका आंसर दो, पी वैल्यू के हेल्प से बताओ। डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, मेरा ऑप्शन है डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, ए ऑप्शन, डेफिनेटली रिजेक्ट एट 0.01 लेवल, या बी मे और मे नॉट। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ भाई, श्री बताओ। नोटबुक में उठाओ और सोचो, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है 0.05 लेवल पे, इसका मतलब तुम्हारा क्रिमिनल हार गया, क्रिमिनल हार गया मतलब उसका वकील भी हार चुका है, तो पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। अगर पी वैल्यू लेस है 0.05 से, तो क्या जरूरी है कि पी वैल्यू 0.01 से भी कम हो? डेफिनेटली कम होगा, जरूरी है। मान लीजिए 0.05 से कम है पी वैल्यू, तो चलो ठीक है 0.02 आ गया पी वैल्यू, मान लो तुमने कैलकुलेट किया और पी वैल्यू 0.02 आया है, तो यस इट इज लेस देन 0.05 बट इट इज नॉट लेस देन 0.01, बट इट इज नॉट लेस देन 0.01। तो यहां तो रिजेक्ट हो गया वो नल हाइपोथेसिस अगर पी वैल्यू तुम्हारी 0.02 आई है तो, लेकिन बेटा 0.01 में तो नहीं हुआ, तो डेफिनेटली तो गलत है। हाँ, अगर मान लो कि 0.001 आ गया पी वैल्यू, तो यस 0.01 से तो कम है,
तो यहां पे रिजेक्ट होगा, 0.05 से भी होगा, तो इसलिए आंसर क्या है, मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड। अच्छा ठीक, अरे ठीक है, इट्स ओके श्री तुम लोग को जस्टिफिकेशन नहीं देना है, सीखो बस, ठीक है। गलत हुआ तो कोई बात नहीं, और नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, ध्यान दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बस सीखो। अब तुमको दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ रही हूं। मान लो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.01 level, then what will happen? Definitely rejected at 0.05 level, may or may not be rejected, बताओ। भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम तुम सभी को 100 तोपों की सलामी, जबरदस्त। तो नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो रहा है 0.01 में, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्रिमिनल हार गया, मतलब पी वैल्यू, उसका वकील भी हार चुका है, पी वैल्यू इज लेस देन 0.01। अगर भाई 0.01 से कम हो गया तो पक्का है ना पी वैल्यू जो होगा वो 0.05 से भी कम ही होगा, 0.01 से कम, जैसे 0.001 हमने बोला था, तो वो तो होना ही, तो डेफिनेटली रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल। ये जिंदगी भर याद रखो, पी वैल्यू अप्रोच। तुमको मैंने हर तरीके से पूछ लिया। अब अगर लिखा हो नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल, तो क्या होगा? डेफिनेटली नॉट रिजेक्टेड at 0.05 और may not बोल रहे हो डेफिनेटली नॉट रिजेक्टेड। देखो भाई, देख लो, पी नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड यानी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यानी नल हाइपोथेसिस केस जीत गया, मतलब उसका वकील भी जीत गया, यानी पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.01 है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करवा दिया है, नॉट रिजेक्टेड यानी एक्सेप्टेड। तो अगर पी वैल्यू 0.0, हाँ अभी गलत कर दिया ना तुम लोग, अगर पी वैल्यू 0.01 से ज्यादा है तो क्या जरूरी है कि पी वैल्यू 0.05 से भी ज्यादा होगा? बोलो, मान लो 0.03 आ गया तुम्हारा पी वैल्यू, तो पी वैल्यू 0.03, तो चलो यहां पे ठीक है, 0.01 रखा है आपने, तो आपने H0 एक्सेप्ट करवा लिया, लेकिन 0.03 तो 0.05 से बड़ा नहीं है, वहां तो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सो क्या होगा आंसर? मे और मे नॉट। गार्गी ने मे और मे नॉट दिया था, वेरी गुड गार्गी। तो क्या होगा? मे और मे नॉट। देखो तुमको सारे कंडीशन मैंने पढ़ा दिए, कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी दे रही हूं। चले जाओ कहीं भी, थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ लेकिन मैं, बट ठीक है, आई नो, इसलिए बोल रही हूं, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। नाउ ऑल द कंडीशंस यू रिमेंबर इट। अब तुमको ये पेपर 1 में भी काम आएगा, ठीक है? लिख लो इसको, क्योंकि इसका जो मैं दूंगी पीडीएफ तो कटा कटा आता है। सो राइट इट, ऑल द 4 कंडीशंस, ऑल द 4 कंडीशंस। पी वैल्यू अप्रोच, एक ही अप्रोच ध्यान रखो। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच तुमको मैं अगर बोलोगे तो पढ़ाऊंगी, लेकिन ये तुमको पढ़ाती हूँ बाद में, क्योंकि अगर अभी पढ़ाया ना तो जितना भी पढ़ाया ना वो सब पानी में, मतलब पगला जाओगे फिर तुम लोग, अरे यार ये क्या है। तो पहले इसको मंथन कर लो अपने दिमाग में, कर लोगे तो कल बता दूंगी तुम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से भी समझा दूंगी, दोनों अप्रोच से, ठीक है? पी वैल्यू अप्रोच से याद रखो, एक चीज याद रखो। और बोलते ना, हमारे जो गुरु है, मतलब मेरे जो गुरु है, वो हमेशा मुझे ये सिखाते थे कि जब भी आप मैथ्स बनाओ या कोई भी फिजिक्स, मैं फिजिक्स मैथ्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो हम लोग को ये मुझे सिखाते थे कि एक तीर को शार्प करो, एक तीर यानी एक तरीका, और फिर सारे चिड़ियों को मारो उसी से। यही तरीका होता है। जैसे तुम डीआई बनाते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग, अलग अलग तरीके मत पढ़ो, अलग अलग तरीके पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे।
अगर एक तरीका समझ में आ गया ना, उसको मजबूत करो एंड देन यू विल अचीव एनीथिंग इन ऑल द DI में भी एक अप्रोच याद रखो, MR में एक अप्रोच याद रखो, 10 अप्रोच याद नहीं रखना. स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो लाइक दैट. एक चीज याद रखो, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. ठीक है, चलो, तो यू गॉट दिस आंसर. नाउ ये सब मैं तुमको समझाया है पी वैल्यू से ही, और इसी से पता चलता है कि जो 0.01 लेवल होता है ना, ये स्ट्रिक्टर लेवल है फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. स्ट्रिक्टर लेवल बोलते हैं, और 0.05 ज्यादा ही लीनियंट है. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. 4:30 बजे ब्रेक लेंगे हम लोग. हाँ, 5-10 मिनट का. 6 बजे तक चलेगी ये क्लास. जल्दी जल्दी बनाओ तो थोड़ा 6 बजे तक खत्म करेंगे. पूरा ही खत्म करना है अपने को तो. यस, वेरी गुड. सो ये क्या हुआ अब भाई, कौन सी थ्योरी ये बोलती है कि एजुकेशन सिलेक्शन है अवेलेबल लॉन्ग टर्म यूटिलिटी और शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ फेलियर. भाई रैशनल चॉइस थ्योरी तो ये बात बोलती है कि हम लोग वही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जहां पे हमें दिख रहा है कि यार इसका बहुत ही आगे तक काम चलेगा और रिस्क बहुत कम है ना. ये रैशनल चॉइस थ्योरी बताती है, और बाकी ये सब थोड़ी ना ये सब बातें करती है. चॉइस के बारे में बात सिर्फ रैशनल चॉइस थ्योरी करता है. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बता दिया मैंने श्री, रैशनल चॉइस रिवाइज हो गया. इनविजिबल हैंड, ये सब चीजें याद रखना, इसके कीवर्ड्स. यस, सो दिस इज स्क्रीवन. स्क्रीवन का भाई, स्क्रीवन क्या कर रहे हो तुम लोग? स्क्रीवन का तो गोल फ्री मॉडल था ना. अरे ये स्टेक है, स्टेक का कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिंजेंसी मॉडल. स्टेक का एक और था रेस्पॉन्सिव मॉडल. अबे यार तुम लोग अब मॉडल के नाम में भी गड़बड़ करोगे. इनविजिबल हैंड मतलब श्री इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमिकल थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है. तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, पूरी जो मार्केट इकोनॉमी है ना, वो एक इनविजिबल फोर्स इज मेंटेनिंग दिस मार्केट इकोनॉमी. एक इनविजिबल हैंड होता है. एंड व्हाट इज दैट इनविजिबल हैंड? दैट द पर्सन, यानी जो इस इकोनॉमी में हर इंसान अपना फायदा देखता है और उसी के हिसाब से ये पूरा मार्केट चलता है. तुम शेयर बाजार का मार्केट देखो, कोई शेयर बहुत ऊपर चला जाता है किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का शेयर बिल्कुल गिर जाता है. आज ऐसी हालत है, कल देखोगे तो पूरा चेंज हो जाता है. अगर कहीं वॉर स्टार्ट हो जाता है तो पर्टिकुलर ड्रोन वाले कंपनी का शेयर बढ़ जाता है, और चाइनीज कंपनी का शेयर गिर गया था क्योंकि चाइनीज सारे हथियार को मार रहा था इंडिया. तो क्या है ये? दिस इज ऑल इनविजिबल हैंड दैट इज वर्किंग. ओके, बिहाइंड दिस, ऊपर बढ़ना नीचे गिरना मार्केट का. तो ये एडम स्मिथ का जो है एक कंसेप्ट है, रैशनल चॉइस थ्योरी, इसी पे बेस था. चलो, ये मैंने तुम्हें कहा था ना, ये क्वेश्चन हर बार आता है. इनको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्या होगा आंसर? क्यों ऐसे तुम लोग गलत कर रहे हो? ये एनईपी है ना, दिस इज नॉट 1986. तुम लोगों को ये अंतर बता चुकी हूँ. 1986 और 1968 की पॉलिसी इज एनपीई. 1986 बोलो या 68 बोलो. एंड दिस 2020 इज एनईपी 2020. एनईपी एंड एनपीई. 2020 वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. ये पता है ना तुम लोगों को दोनों का अंतर? एक एनपीई है और एक एनईपी है. तो एनईपी लिखा है मतलब ये 2020 है. सैलमन का स्टेटमेंट कब आया था? 1994 में. हाँ, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा. सर्व शिक्षा अभियान 2001 वाला है. अब ये देखो, यूएनसीआरपीडी भी 2006 में आया है और नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी भी 2006 में आया है. तो भाई लेटेस्ट क्या होगा? देखो, एक तो तुमको बी और ए तो समझ में आ गया कि यार ये तो 1994 में होगा, ये 2020 में होगा. कंफर्म है? सो यू गॉट द आंसर. कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ भी. तो पहला ये, फिर दूसरा सर्व शिक्षा अभियान. अब ये देखो, ये है, इट इज सम फरवरी में आया था ये 2006 में, और यूएनसीआरपीडी 13 दिसंबर को आया था. इसीलिए पहले ई है, उसके बाद सी है, यूएनसीआरपीडी, एंड देन लास्ट में आपका एनईपी 2020 आएगा. ओके?
हाँ 2006-7 है, ठीक है। तो तुमको एनईपी और एनपीई ये तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया कभी, बताओ, ठीक है। ये 10 फरवरी है 2006 नेशनल पॉलिसी, और ये 13 दिसंबर 2006 को अडॉप्ट हुआ था। अडॉप्ट से देख लो, तो भी बाद में ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो अवनीश, ऐसे तो कंफ्यूज करते हैं ना, इसलिए बिल्कुल बारीकी से चीज़ें पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे, बारीकी से पढ़ना है। एनईपी एनपीई 2020 है वो। यस, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, सीधे यहीं पे समझते हैं हम लोग। चार्ल्स बैबेज और रॉबर्ट ओवेन का है ये जो प्री साइंटिफिक था, ये ह्यूमैनिटेरियन और एनालिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है। चार्ल्स बैबेज कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी था ना। इसके बाद क्लासिकल मैनेजमेंट एरा आता है, जो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का था, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, दैट इज क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। फिर नियो क्लासिकल आया, जिसमें मायो आए हॉथर्न स्टडीज और ह्यूमन रिलेशन को लेकर, है ना। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, वही तो मैं बोल रही, चार्ल्स बैबेज उस टाइम के ही है। फिर मॉडर्न मैनेजमेंट एरा अर्नेस्ट डेल का है, जिसमें एम्पिरिकल अप्रोच आया, ठीक है। कीवर्ड्स को याद रखना। सो प्री साइंटिफिक, क्लासिकल, प्री साइंटिफिक आपका बैबेज का दिया हुआ है, क्लासिकल मैनेजमेंट एरा टेलर का, नियो क्लासिकल मायो है, और मॉडर्न वाला अर्नेस्ट डेल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अब ये क्या होता है, एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत था ये, लेकिन इतने बदमाश हैं एनटीए वाले कि इन्होंने ड्रॉप नहीं किया। इन्होंने ड्रॉप नहीं किया। थर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब होता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है यू आर नॉट डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द बिहेवियर। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ बिहेवियर तो इंक्रीज ही होगा, लेकिन नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि जो चीज उसको पसंद नहीं है उसको हटा दो। उसको सब्जी खाना पसंद नहीं है, हरी सब्जी, तो आप चाह रहे हो कि लेकिन मैथ्स में वो अच्छे मार्क्स लेकर आते रहे, तो उसको हरी सब्जी देना बंद कर दो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, ठीक है। लेकिन ये एनटीए इतने बदमाश है कि इसको ड्रॉप भी नहीं किया था, और जबकि बुक का स्क्रीनशॉट भेजा गया था। पता नहीं कौन देखता है, आई रियली डोंट नो। अब बच्चा तो यही सीखेगा ना, कोई अगर एजुकेटर नहीं ठीक से पढ़ाए या उसको नहीं पता तो वो तो गलत पढ़ा देगा, लो भाई पढ़ लो। नो, मेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ बिहेवियर। ये पनिशमेंट होता है, दिस इज पनिशमेंट। तो तुम लोग समझना कि क्या है सही आंसर, पता रखना। टीचर कंडक्ट कर रही है असेसमेंट, फिर एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट लेसन में टू मीट द स्टूडेंट नीड। क्या कर रही है? फॉर्मेटिव जैसा हुआ ना, ड्यूरिंग द लेसन कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। सो आंसर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। वेरी गुड। दिस इज सिमिलर टू द फॉर्मेटिव, फॉर से फॉर्मेटिव। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव, एंड असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, इसका कीवर्ड क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, यानी स्टूडेंट अपना ही असेसमेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ लिखा है ये, किस में लिखा हुआ है कि 10,000 से ज्यादा जो है हमारे यहाँ टीईआईज हैं स्टैंड अलोन, जो कि सीरियस टीचर एजुकेशन दे ही नहीं रहे, सिर्फ डिग्री सेल कर रहे हैं। यस, दैट इज जस्टिस वर्मा कमीशन में ये स्टेटमेंट लिखा है, और ये चीज मेंशन भी किया है एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 में इसी चीज को कोट किया हुआ है, दैट इट इज रिटन इन द जस्टिस वर्मा कमीशन, दैट एनईपी 2020 में कोटेड, मतलब एनईपी 2020 में वर्मा कमीशन का ही यही बात को कोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं आपको ये भी पूछ सकते हैं कि द कोर्ट्स मतलब
दिस कोटेशन ऑफ JS वर्मा, जस्टिस वर्मा कमीशन इज मेंशन्ड इन विच डॉक्यूमेंट? ऐसे लिख सकते हैं, तो याद रखना NEP 2020 में तुम देखोगे एक लाइन पूरा लिखा हुआ है। अच्छे से मैच करना, ये मैच द फॉलोइंग सब बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसा लगेगा कि यार ये तो सही है। हम NEP में सबको क्रेडिट भारती पित्रोदा बेचारा, सही में तो सही कह रही है, कहीं भी पित्रोदा को पित्रोदा के बारे में कहीं नहीं लिखा है। यू आर वेरी करेक्ट। सैम पित्रोदा के ऊपर मीम्स बनने चाहिए बेचारा। ओके, सो वेरी गुड, 4th इज द आंसर। तो आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, क्लियर लर्निंग आउटकम। CIPP मॉडल क्या है? ये है आपका, चलो इसको तो इवैल्यूएटिंग मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल, बहुत वेग स्टेटमेंट है, लेकिन ये देखो टाइलर का मॉडल तो हमें पता है ना, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड 4 स्टेप प्रोसेस है। और स्क्राइवन का क्या था? गोल फ्री मॉडल था। तो क्वालिटेटिव अप्रोच हम वहां पे अपना रहे थे, पूरा कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे थे, इसलिए ये वाला आंसर है। ठीक है, CIPP तो चलो ठीक है, हो गया। CIPP के लिए कोई बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं लिखा है जो समझ में आए कि हाँ CIPP है, लेकिन बाकी तीनों तुम समझ सकते हो। चलो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब देख के मेरे खुद की हवाइयां उड़ गई थी, कसम से कह रही हूं, क्योंकि जब मैंने जिस तरह से पढ़ा है और पढ़ाया भी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लेकर पूछ देंगे, ये कभी भी एक एजुकेटर मुझे नहीं लगता सोच सकता है। इसलिए तो मैं अपने कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर से भी निकल के आती हैं जो तुमको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए पूरा प्रिपरेशन जब किसी भी एग्जाम का करते हैं ना, तो थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन PYQs को इसलिए बोला जाता है लगाने के लिए। इस PYQs को लगाने से पता चलता है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना है। अब यहाँ पे समझो, बिल्कुल सही है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स ने भी दिया था और बाद में वेबर ने भी दिया था, है ना, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी भी मैक्स वेबर का दिया हुआ है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जॉर्ज मीड है। ओपन सिस्टम थ्योरी बर्टन लेफी है और फंक्शनिस्ट डर्किम है, एमिल डर्किम। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि कौन पहले आया कौन बाद में। अभी याद रखो, मार्क्स जो है वो हमेशा पहले आएंगे। सबसे पहले मार्क्स की थ्योरी आई थी और लास्ट में जो है ये ओपन सिस्टम थ्योरी आई, E और B, और वैसे ही तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम लोग को मैंने पूरा दे दिया। कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है बेस्ड ऑन वेल्थ एंड पावर, ये 1818 और 1883 का आया। ठीक है, लेकिन मेनली इन्होंने वेल्थ को लेकर बोला था, इकोनॉमिक पैसे को लेकर इनइक्वालिटी है। इसके बाद फंक्शनलिज्म थ्योरी लेकर आए एमिल डर्किम, 1858 1917 का है ये। और देखो आसपास के में ही आते हैं मैक्स वेबर। इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी तो थी, पर इन्होंने बोला सिर्फ इनइक्वालिटी वेल्थ को लेकर नहीं है, पावर, स्टेटस, ऑथोरिटी को लेकर भी है। ठीक है, तो ये मैक्स वेबर बाद में आए हैं, एमिल डर्किम के बाद। फिर मीड आए सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को लेकर। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म क्या था कि भाई हम सोशल इंट्रैक्शन करके जो है मीनिंग निकालते हैं। हर रोज जो हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, सोशल इंट्रैक्शन होता है, तो आप मीनिंग इससे डिराइव करते हैं। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जॉर्ज मीड का है। एंड लुडविग वॉन बर्टैल्फी ये ओपन सिस्टम थ्योरी लेकर आए थे। ये क्या है भाई? सिंपल है, इन्होंने बोला कि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है और जो सोसाइटीज हैं, ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि आपको समझ में आता है दैट समथिंग इज गोइंग इन, इनपुट है, कुछ प्रोसेस हो रहा है और कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक ओपन सिस्टम है, अपने को समझ में आ रहा है कि क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। बट क्लोज सिस्टम में समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है अंदर। तो ये इनके कहने का मतलब था कि जो ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी है हमारी, एक ओपन सिस्टम है जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। ओके, सिंपल, इतना ध्यान रखो बस, दैट्स इट। नाम याद रखो सबसे पहले, और ये अपने दिमाग में भर लो। कार्ल मार्क्स, फिर एमिल डर्किम आए, फिर मैक्स वेबर, फिर आपका जॉर्ज मीड आया और लुडविग आया बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन तो बन गया ये वाला, है ना बेटा, लेकिन गार्गी, श्री और भारती, मतलब जितने लोगों ने भी इस तरह से किया है बेटा, याद रखना ये बीच में चेंज कर सकते हैं, तो तुम पूरा सीक्वेंस ध्यान रखो, दैट इज द बेटर वे, है ना, पूरा सीक्वेंस याद रखो। यस, सो आंसर इज एंडोमॉर्फिक, बिल्कुल, अवनीश का फेवरेट अंडा। ठीक है, बाकी एक्टो और मीसो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल। ये वाला क्वेश्चन देखो,
यस, ये इसका आंसर है क्रॉलिंग। वेरी गुड। अब देखो यूआरएल में क्या होता है, जो यूआरएल है ना, ये इंटरनेट सर्च इंजन जो है, यूआरएल नहीं, सर्च इंजन जो है वो पहले इंटरनेट को छानता है। आप जो डेटा ढूंढ रहे हो ना, तो वो ढूंढना स्टार्ट करता है, इसी को क्रॉलिंग बोलते हैं। अब देखो ध्यान रखो, इसमें भी स्टेप याद रखो, आईसीटी में पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्रॉलिंग होता है, जब आप सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हो तो जो सर्च इंजन के बॉट्स या स्पाइडर्स होते हैं छोटे छोटे, बस एक इमेजिन करो कि जैसे ही आपने टाइप किया स्पाइडर्स वहां से निकलने लग गए और वो सारे वेबसाइट में स्कैन करें, जो कंटेंट आपने टाइप किया है, जो कीवर्ड टाइप किया है आपने, वो ढूंढना चालू कर दिया सारे वेबसाइट से। उसके बाद क्या होता है, वो इंडेक्सिंग करते हैं। सबसे पहले क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है, कंटेंट स्टोर हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया सर्च इंजन के डेटाबेस में। फिर रैंकिंग होता है, हैपेंस आफ्टर इंडेक्सिंग, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग रिजल्ट्स बाय रेलेवेंस, और बाद में डिस्प्ले हो जाता है। तो जैसे सर्च इंजन में डाला, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग एंड देन डिस्प्ले। यूआरएल तो हम जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। What is not a part of curriculum development? Identifying effective teachers, ये क्या पार्ट है क्या करिकुलम डेवलपमेंट का? बाकी सारे हैं, ट्रांजेक्शन स्ट्रैटेजी चूज करो, रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करो, प्रोग्रेसिव टेस्टिंग ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये सब तो है पार्ट, पर इफेक्टिव टीचर को आइडेंटिफाई करना। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एमिल डर्किम का है, क्या बोला था? एक ऑप्शन हटाओ, आंसर मिल गया। कार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार। यार ये जो लिखा है, एजुकेशनल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड रिप्रोड्यूसेस रूलिंग आइडियोलॉजी, किसने दिया था ये? किसने दिया था? किसने दिया था? यस, मार्क्सिज्म है ये। रूलिंग आइडियोलॉजी, ये सारी बातें मार्क्सिज्म की में आते हैं, बाकी सब कुछ है भाई। फंक्शनलिज्म ने बोला कि एजुकेशन का काम ही है ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज। स्कूल करता है फंक्शन, स्कूल सर्व्स अ फंक्शन दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ईदर बाय फैमिली और पीयर्स। स्कूल का भी अपना रोल है। स्कूल इज अ फोकल सोशलाइजिंग एजेंसी। मास एजुकेशन बिगेन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इज एन एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये सारी बातें फंक्शनलिस्ट में आती हैं, पर रूलिंग आइडियोलॉजी की बात जो है नहीं आती। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का की आइडिया क्या था कि सोसाइटी एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स है। एजुकेशन जो है इट एक्ट्स एज अ फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल, आपस में सोशलाइज एजुकेशन के द्वारा होते हैं। एजुकेशन ट्रांसमिट करता है नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, नीड्स ऑफ इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, यानी कॉपरेशन, ऑर्डर, मेरिटोक्रेसी, ये सारी चीज़ों को इम्फेसाइज करता है। मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट के आधार पे जो है आपको जो चीज़ें मिलती हैं अकॉर्डिंग टू योर मेरिट, इन सबको इम्फेसाइज करता है फंक्शनलिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये जो है मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, ये वाला सेंटेंस। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट या कॉन्फ्लिक्ट बोलो, और इंटरेक्शनिस्ट यानी कि वो जॉर्ज मीड वाला, इनके बीच में डिफरेंस बताया है मैंने। दिस इज योर होमवर्क, सब ये सब करके जाना। की थिंकर्स का नाम, मार्क्सिस्ट में कौन कौन आते हैं, इंटरेक्शनिस्ट में कौन कौन आते हैं, ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। शॉर्ट पे समरी, फंक्शनलिस्ट का फोकस है स्टेबिलिटी एंड कॉन्शंसस पे, मार्क्सिस्ट पावर और इनइक्वालिटी की बात करता है, और इंटरेक्शनिस्ट माइक्रो लेवल इंटरेक्शन की बात करता है, यानी फोकस करेगा क्लासरूम डायनामिक्स और लेबलिंग में, ये करेगा क्लास डिवीजन को रिप्रोड्यूस करेगा, ये बोलेगा मेंटेन सोसाइटी बाय ट्रांसमिटिंग वैल्यूज। एजुकेशन के ऊपर इनका व्यू है। आई होप तुम लोग का रिवीजन हो रहा होगा। ये क्वेश्चन कोर डिजाइन, अब ये कोर डिजाइन ना बहुत कंफ्यूजन था इसमें, मुझे भी है, अभी तक है। इसमें आंसर दिया है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम का। कोर डिजाइन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, याद कर लो। चलो, विच ऑफ दिस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट
चलो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट का, ठीक है? 10 मिनट का लेते हैं, आ जाएंगे जल्दी जाओ। ओके, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट मतलब आपने पैसा डाला और पैसे में ही क्या आउटपुट मिला, है ना? पैसा लगाया, निवेश किया और आपको आउटपुट भी, आपको प्रॉफिट भी जो है पैसे में चाहिए। तो एक बात बताओ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दिक्कत यही होती है कि आप गैर मौद्रिक लाभों को की मात्रा निर्धारित करने में कठिनाई होती है। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को एक अच्छी जॉब लग गई, अच्छा इंसान बन गया वो, तो ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है, इसको क्वांटिफाई कैसे करोगे? ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। फिर शॉर्ट टर्म फोकस पे तो रहता ही है, सही बात है। ये ओवर इंफोसिस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, बिल्कुल ये लिमिटेशन है। इसके बाद लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म आउटकम, ये भी इसका लिमिटेशन। लॉन्ग टर्म आउटकम पे ध्यान नहीं देता, शॉर्ट टर्म पे देता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन कर लो तो जरा। Which of the following statements are true for signaling theory? माइकल स्पेंस थे सिग्नलिंग थ्योरी, ये तो बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल का इननेट प्रोडक्टिविटी अलग अलग होता है, यस। एजुकेशन हेल्प्स टू इनहैंस द इननेट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये तो भैया ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। एजुकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये ठीक है। मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी, नहीं भाई ये कुछ भी सिग्नलिंग थ्योरी नहीं कहा था, ये ह्यूमन कैपिटल ही है कि जितना ज़्यादा स्कूलिंग करोगे, कॉलेज पढ़ोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। डिग्री आप लेते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन सिग्नलिंग थ्योरी ने क्या कहा था कि भाई सबका अपना अपना इनेट प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर डिग्री। हाँ, लेकिन जो आपकी रेज्यूमे होता है वो एक सिग्नल की तरह काम करता है कि आपके पास ये प्रोडक्टिविटी है, पर ज़रूरी नहीं है कि हो ही वो, है ना? ये सब सिग्नलिंग थ्योरी का था, ठीक है? एंड्रोगॉजी टर्म किसने कॉइन किया था? इजी क्वेश्चन, यस, अलेक्जेंडर नैप ने किया था। और मैल्कम नॉल्स ने एंड्रोगॉजी का कंसेप्ट बताया, अच्छे से प्रिंसिपल्स बताए एंड्रोगॉजी के। एंड्रोगॉजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने क्या दिया? सी एंड डी, देखते हैं समझते हैं। गैने ने 6 टाइप का हायरार्किकल ऑर्डर दिया था, क्या 6 था क्या? SSRCV लेकर डिप्टी कलेक्टर के पास गया, रूल को लेकर प्रॉब्लम हो गई। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये तो पहले गलत हो गया। स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट्स बाय स्किनर। स्किनर ने कैट पे थोड़ी ना किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्टार्टेड, ये पजल बॉक्स वाला नहीं था ना स्किनर का तो चूहे पे किया था ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला गलत है। द लॉ ऑफ डिसयूज, ये किसका था? थॉर्नडाइक का था। क्या बोला था उसने कि अगर डिसयूज कहता है कि अगर मान लो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में मॉडिफाइबल कनेक्शन नहीं बना तो स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन वीक हो जाएगा। लॉ ऑफ रिवीजन वाला, लॉ ऑफ डिसयूज और लॉ ऑफ यूज यही बोलता था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस का था। एंड हल के थ्योरी को ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी बोलते हैं, यस। एंड शेपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन क्लासिकल में नहीं था शेपिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिकल, शेपिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेंट, है ना? ऑपरेंट कंडीशनिंग का था, यस। ये तुमको पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये रैट्स और पिजन पे किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये एक्चुअली में थॉर्नडाइक का दिया हुआ है पजल बॉक्स वाला, ठीक है? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका अभी आई है और टेलीग्राम पे कब से पूछ रही है मैम 2 बजे क्लास है क्या, 3 बजे क्लास है क्या? जब स्टार्ट की तब गायब, रेणुका गायब। तब रेणुका सो गई होगी, तब तक सोचा होगा चलो 1 घंटे आराम कर लेते हैं सो गई होगी रेणुका, अभी नींद खुली होगी, है ना रेणुका? इन हिज वर्क ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, चार्ल्स डार्विन ने किस बेस पे जो है अपनी थ्योरी निकाली थी? तो सिर्फ क्या इंडक्टिव मेथड यूज किया, बेकन के द्वारा दिया, फ्रांसिस बेकन, या डिडक्टिव मेथड से सिर्फ किया, या दोनों को यूज किया? देखो, चार्ल्स डार्विन ने कोई भी निकाला हो था तो साइंटिफिक मेथड ही ना, किसी भी थ्योरी को निकाला हो साइंटिफिक मेथड को अपनाया। एंड साइंटिफिक मेथड इज बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, सिंपल सी बात है। सो इंटीग्रेट कर दिया। देखो रेणुका, मैं जानती हूँ
क्योंकि मैं तुम्हारे दौर से निकल चुकी हूं। आई नो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी तो करते जाओ लाइव, ज्यादा क्वेश्चन हुए भी नहीं है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस? फादर ऑफ मैनेजमेंट इनमें से कोई भी नहीं है, हेनरी फेयोल है, फेयोल। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन आया था जहां पे मैनेजरियल ग्रीड के ऊपर इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप स्टाइल, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या हुआ इसको समझो। कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप स्टाइल मैनेजरियल ग्रीड के अकॉर्डिंग, यानी ब्लेक एंड मॉर्टन का जो मैनेजरियल ग्रीड था, इसमें कहने का मतलब है कि मोस्ट इफेक्टिव से होते हुए लीस्ट इफेक्टिव तक जाना है। आप मोस्ट से मत जाओ, लीस्ट से मोस्ट जाओ, क्योंकि कॉन्सिक्वेंशियल को सीक्वेंस में बोल रहा है ना, तो ज्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है। सो लीस्ट इफेक्टिव से मोस्ट इफेक्टिव ढूंढो। तो सबसे लीस्ट होता है अपना इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड इज इक्वल टू द लेसेस फेयर, जो कि अपना भाई कमंडल उठा के निकल लिए हिमालय, बाकी करते रहे अपने सबऑर्डिनेट्स, तो ये लीस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं होता ये। ठीक है, उसके बाद कंट्री क्लब आया, सिर्फ रिलेशनशिप देखता है ये, टास्क ओरिएंटेड तो नहीं है। फिर आता है आपका ऑथोरिटी कॉम्प्लायंस। ऑथोरिटी कॉम्प्लायंस वाले टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इसका है, इसका क्या था 1,1 दोनों में ही, इसका था 9,1, इसका था 1,9 ऑथोरिटी कॉम्प्लायंस का। इसके बाद देखो मिडिल ऑफ द रोड था एकदम डिप्लोमेटिक 5,5, और टीम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव 9,9। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, नो डाउट। ओके, सो CADEB बैलेंस्ड अप्रोच था, मिडिल ऑफ द रोड 5,5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम मैनेजमेंट बेस्ट वन एंड द बेकार वन इज इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। बस फिर अरेंज करते रहो। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 39th क्वेश्चन पे ही है ना, हमको 90 तक लेके जाना है ना, 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, 6:30 बजे तक हो जाना चाहिए मैक्सिमम। कौन मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट नहीं था? तो एमएल ढरकिम तो फंक्शनलिस्ट थे भाई, पता है हमको, बाकी सारों का नाम याद रखना। अभी एक मैच द फॉलोइंग में हम लोगों ने दिसंबर में क्या था, ग्राम्सी था मैच द फॉलोइंग में, याद होगा। अब भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो ग्रांट्स प्लान, चार्ल्स ग्रांट का प्लान आया था, फिर चार्टर एक्ट बना था, तो पहले ये, फिर ये चार्टर एक्ट नहीं तो 1 लाख रुपए देने की बात की थी। अरे यार क्वेश्चन में क्यों बता रही हूं, आंसर पे चलो। यस, तो चार्ल्स ग्रांट आपका 1813 में ही आया था, और उसी के बाद वो प्लान था, फिर चार्टर एक्ट बना 1813 में ही, तो ये पहले, ये दूसरा। इसके बाद आप देखो 1857 में वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बाद आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। फिर आया, नहीं सॉरी, वुड्स डिस्पैच आया ना पहले, एजुकेशन डिस्पैच इज वुड्स डिस्पैच, तो ये आया इसके बाद। फिर उस डिस्पैच के बाद एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और हंटर कमीशन 1882 डन। ठीक है, CEBDA, यही चीज यहां पे एक्सप्लेन किया है। अरे यार ये देखो फिर से क्वेश्चन आया, ये चेयरपर्सन एंड नेशनल कमीशन ऑन टीचर DB चट्टोपाध्याय, बहुत प्यार है इनको चट्टोपाध्याय जी से, पता नहीं भूल जाते हैं शायद ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी प्यास लग रही है, बैठे बैठे प्यास लगती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये तुम्हारे डिसेबिलिटी का मॉडल है, ध्यान से देखो, जो फॉल्स है उसको हटाते जाओ। क्या है, मेडिकल मॉडल ने बोला था क्या, साइकोलॉजी के ऊपर बेस था क्या? नहीं ना यार, मेडिकल मॉडल जो है वो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम और इन सब पे था, साइकोलॉजिकल नहीं था। ह्यूमन राइट इक्विटी की बात करता था। चैरिटी मॉडल जो है वो ट्रीट्स पीपल विद डिसेबिलिटी एज इनकैपेबल, ठीक है भाई, चैरिटी बेचारा वाला। देन इकोनॉमिक बर्डन नहीं समझता था, हटा दो।
एंड यस रिलीजियस मॉडल तो बोलता था कि गॉड का रैथ है भाई, तुमने कुछ पाप किया होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं। मेडिकल मॉडल इज रूटेड इन मेडिसिन, यस, नॉट साइकोलॉजी, ओके। और चैरिटी मॉडल सब हो गया। हाँ, यहाँ इकोनॉमिक कंसिडरेशन आर प्रेजेंट। दिस मॉडल ऑल्सो सीज पीडब्ल्यूडी एज रिसोर्सेज व्हेन एक्सेसिबिलिटी इज एंश्योर्ड। एक रिसोर्सेज की तरह देखता था इकोनॉमिक मॉडल। अगर एक्सेसिबिलिटी एंश्योर करें तो पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आर सीन एज रिसोर्सेज, ओके। चलो क्रिटिकल पेडागॉजी, पॉलो फ्रायरे। लेकिन नॉट पे ध्यान देना, नॉट पे ध्यान देना। क्रिटिकल पेडागॉजी में बोला गया था डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, और यहां पे लिखा है दैट डायलॉग डज नॉट नीड एनी प्री रिक्वायरमेंट इन द क्लासरूम। तो नॉट ट्रू है ये, बाकी सब देख लो भाई। फोकस इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, फोकस इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन विच माइट बी क्रिएटेड वाया एक्सटर्नल फोर्सेस। ये कुछ सेल्फ इम्पोज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स हम पे इम्पोज करते हैं। और डायलॉग इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जब टीचर स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होगा, आलोचनात्मक सोच जो है वो पैदा करने में सक्षम होगा। संवाद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस, डेवलपिंग एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। कुछ नहीं, नीड एनालिसिस पहले करो, नीड एनालिसिस करो, फिर क्या किया तुमने, इंस्ट्रक्शनल गोल बनाया। ये भी सिंपल है, नीड वाला है इसमें पहले, ठीक है। फिर टास्क एनालिसिस किया, फिर डिलीवरी की, इंस्ट्रक्शंस की, एंड देन असेसमेंट किया, डन। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। यार तुम लोगों में से कोई हिंदी मीडियम का नहीं है क्या जो देख रहा है अभी? कोई बोलता ही नहीं है मैम हिंदी मीडियम का, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। प्योर हिंदी मीडियम कोई नहीं है। श्री तू थोड़ा रुक के जवाब दे, बहुत स्पीड में बढ़ रही है। नल हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हिंदी में देखो, शून्य परिकल्पना। देखो शून्य परिकल्पना होता क्या है, ये इंटरप्रेट कर रहे हैं हम कंक्लूजन किसके बारे में, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप इंटरप्रेट करते हो ना। और कहां से इन्फर कर रहे हैं, जो सैंपल है उसके जो वेरिएबल रिलेशनशिप आए उसको देखकर हम पॉपुलेशन के बारे में इंटरप्रेट करते हैं। वही लिखा है इंग्लिश में, दैट नल हाइपोथेसिस relates to a statistical method of interpreting conclusion about population characteristics that are inferred from the variable relationship observed in samples। ये तो समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर रट के मत करना, खुद से समझ समझ के कर रहे हो, मैं ऐसा आई एम जस्ट एज्यूमिंग, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, कंसेप्ट सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, बस उसका एप्लीकेशन सीखना है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कल ही, when individual events, while individual events cannot be predicted with accuracy but aggregate events can। ये क्या था, रैंडमाइजेशन का assumption था, कल ही हम लोगों ने समझा था। तो C को मिलाओ 3 से, ये मिल का है, मिल का ये मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, और मिल के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, फिर एक और क्या होता है, मिल का ना देखना पड़ेगा मुझे, 1 सेकंड में, 2 मिनट रुको, मुझे याद नहीं आ रहा है। मिल के 4 मेथड थे, मिल्स ढूंढ रही हूँ तो मिली बॉबी ब्राउन आ रहा है, ऐसा क्यों? हीरो हीरोइन के नाम पहले आते हैं, नहीं सच में कोई इनकी तो लोगों की कुछ है ही नहीं। मिल्स, कैनन, कॉजेशन का था, 5 मेथड्स थे, याद रखो। जॉन स्टुअर्ट मिल पूरा नाम था इनका। मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ये जो अन्वय व्यतिरिकी और हम लोगों ने इंडियन लॉजिक में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही था इनका भी। सबसे पहला क्या था, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ये बता ही देती हूं, जब आया है तो पढ़ लो, कहीं ना कहीं काम आ जाता है।
मेथड ऑफ एग्रीमेंट में बोला था 2 और मोर इंस्टेंसेस हैव ओनली 1 सर्कमस्टांसेस इन कॉमन, ठीक है, 2 इंस्टेंसेस है, उसका एक कॉमन जो है सर्कमस्टांस, एक के मतलब दैट इज द कॉज या फिर इफेक्ट होगा उस फेनोमेना का, ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। फिर है मेथड ऑफ डिफरेंस, फिर जॉइंट मेथड होता है। जॉइंट मेथड मतलब मेथड ऑफ एग्रीमेंट भी है और डिफरेंस भी है, ठीक है। फिर होता है मेथड ऑफ रेजिड्यू, और एक होता है मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन। अब ये क्या होता है ये मेरे को समझाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जो अभी मेरे को खुद को ये बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। वेरिएशन, ठीक है, ये मुझे समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगी तुमको, ऐसे पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, ईजी तरीके से समझा दूंगी। चलो लेट्स प्रोसीड ओवर।